ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? ये पेज नंबर 86 है। पेज नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा था। किस किस साल की वर्किंग करनी है? जरा एक नजर क्वेश्चन जरा दोबारा रिफ्रेश कर ले माइंड में। क्वेश्चन देखें जरा, कौन कौन से साल की वर्किंग होनी है? 2010 की वर्किंग और 11 की करनी थी, तो 10 के रजिस्टर में देखो, फाइनल आंसर क्या था 2010 का? तो 552,000 की बोरिंग कॉस्ट अप्लाई होनी थी, ठीक है। 11 में देखें क्या क्या हो गया था। स्पेसिफिक बोरिंग्स की वर्किंग होगी, ये जरा मंथ्स जो गिने थे ना स्पेसिफिक बोरिंग में और इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग में इंटरेस्ट इनकम, ये जरा काइंडली दोबारा जरा काउंट करना जरा, ये महीने कौन कौन से गिने जरा, ये जरा देखना मूवी तो चल नहीं रहा है, तो जरा ऐसे चेक कीजिएगा चल रहा है सही, तो बंद नहीं लग रहा, तो देखना सही तरह। पीछे से दोबारा मैं ऑफ करके बता दूं। जी बेटा साहब, जो आप कह रहे हैं ना ये साइमल्टेनियस होता है, जैसे ही आप बैंक से लोन लेंगे साथ ही ये पेमेंट करनी होती है, तो ये साइमल्टेनियस है। आप एक हाथ से पैसे पकड़ रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, तो इसमें ये सेम डेट पे से ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव होगा बैंक से और सेम डेट पे ही उसके बाद आपकी पेमेंट है, तो ये सॉर्ट ऑफ कैश एक्सचेंज है, एक हाथ से आप कैश दे रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, ठीक है। अनलेस आपको स्पेसिफिकली बताया हो कि ये पैसे हमने ओन फंड्स में से दिए हैं, जनरल बोरिंग में से दिए हैं, तो ये साइमल्टेनियस एक्सचेंज है, ये ठीक है सर। चलें सर जी नेक्स्ट हेडिंग देखें, बल्कि इन्वेस्टमेंट इनकम का टोटल रहेगा तो शायद इन्वेस्टमेंट इनकम का टोटल कीजिएगा, कैलकुलेटर्स पकड़ने चले शुरू करेंगे। नहीं चल रही है, उधर जाके देखते हैं। ये टोटल बताइए। 1749,000। एक यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग्स की फिगर फाइनल करना है, जरा इंटरेस्ट इनकम में सेलेक्ट कर देना, स्पेसिफिक बोरिंग्स की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। नहीं जो फिगर आ रही सॉरी बता दूं आ रही है, सब आ गई है। ये इंटरेस्ट इनकम में से इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कीजिएगा, 5238,500। क्या है ये? नहीं बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज तो होगी, लेकिन अभी सिर्फ किसकी वर्किंग हुई है? स्पेसिफिक बोरिंग सिंगल्स हुई है। नेक्स्ट हेडिंग लिखा था जनरल बोरिंग्स। जी जनरल बोरिंग्स में बोरिंग कॉस्ट तो भी कैपिटलाइज कैसे फाइंड आउट होती है? रिवाइज कर लीजिएगा सर, गैप आ गया बीच में, सही तरह फाइनल कर लेंगे। फार्मूला लिखा है एक्सपेंडिचर्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय
टाइम पीरियड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ये वर्किंग करने से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढना, जरा देखने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढना और क्वेश्चन सामने रखा है। इसमें मंथ्स जो काउंट किए थे ना फाइनली, एक्सपेंडिचर्स के साथ मंथ्स गिने थे, वो जरा क्वेश्चन देख के फाइनल करें कैसे गिने थे। ये 12 मंथ्स, 9.5 मंथ्स, कौन से क्वेश्चन में क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन भी सामने रखा है, उसका आंसर भी साथ रखते रहा। मंथ्स काउंट करके बताएं कैसे गिनते हैं, अपने किस डेट से किस डेट तक गिन रहे होते हैं। अप्लाई कर लें एक्सपेंडिचर की डेट से, नहीं सीज, चलो ठीक है, सीज डेट तक जाना होता है। बीच में अगर कोई सस्पेंशन पीरियड आ जाए तो वो भी कंसिडर करना होता है, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 6 में सीज डेट आई नहीं थी। जरा क्वेश्चन देखो, तो बोरिंग कॉस्ट की कमेंसमेंट डेट क्या थी? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1 जुलाई 9 था। और एसेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होनी थी? एसेट की कंप्लीशन डेट कब थी सर? 31 दिसंबर 10 या 11? 10 रिक्वायरमेंट में जाए जरा। आपने वर्किंग करनी थी 30 जून 10, इसका मतलब अभी एसेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो पूरे साल में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन होनी थी। तो फर्स्ट फिगर देखना जरा, एक्सपेंडिचर को जब आपने कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई किया था, ये 12 मंथ्स बने थे। कहां से कहां तक? 1 जुलाई से 30 जून तक कैपिटलाइजेशन स्टॉप नहीं हुई थी, और तो बीच में सस्पेंशन भी नहीं आ रही थी। 9.5 कैसे बने थे? 15 सितंबर से 30 जून, तो मींस उस एक्सपेंडिचर की डेट से आप ईयर एंड तक चले गए थे, क्योंकि एसेट की कंस्ट्रक्शन सीज नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। तो एक्सपेंडिचर्स का जो टाइम पीरियड गिनना होता है वो डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड सीज डेट तक हम आएंगे, अनलेस बीच में ईयर एंड्स वगैरह आ जाए। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, आए जरा अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में सीज डेट भी है और सस्पेंशन पीरियड वगैरह भी। ये प्लीज क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है पेज नंबर 86 पे। जी, इससे पहले कि मैं अभी वर्किंग आपको बताऊं कैसे होनी है इस क्वेश्चन में, आप लोग जरा दोबारा क्वेश्चन नंबर 8 की जरा डेट्स ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे काइंडली याद है सर। क्वेश्चन नंबर 8 में एसेट की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 मार्च 2010, फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर ही रहेगा। फाइनली कंप्लीट कब हुई है? 31 मई 2011, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लेकिन बीच में आया जरा नीचे क्वेश्चन के एंड में जरा एक सस्पेंशन वाला महीना भी आया हुआ है। नेसेसरी सस्पेंशन थी या नेसेसरी, ये भी रिवाइज करना जरा देखते जरा। नेसेसरी कंपोनेंट तो था, कंपोनेंट तो एसेंशियल था, लेकिन ये डिले नेसेसरी था या नहीं था? डिले किस लिए नेसेसरी होना चाहिए? एसेट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होना चाहिए। इससे पिछले पेज पर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से ऊपर एक एग्जांपल देखी थी, उसके ऊपर पैराग्राफ था, उसको दोबारा जरा रिवाइज करना। अगर सस्पेंशन रहे तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाती है, सवाए इसके कि सस्पेंशन एसेट को वर्किंग कंडीशन में ना लेकिन नेसेसरी पार्ट बन जाए, तो उस केस में फिर कैपिटलाइज होती है। नीचे एग्जांपल में फिर एक स्ट्राइक आई थी और एक फाउंडेशन में सीमेंट ट्राई शायद बहस थी, ठीक है, तो उसको जरा अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 8 में आके। क्वेश्चन नंबर 8 में आगे अप्लाई करें। इस फरवरी के महीने में बोरिंग कॉस्ट हम क्वेश्चन में कैपिटलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? बोले बोले बोले, लफ्ज बोला, लफ्ज बोला। एसेट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी सस्पेंशन नहीं थी, ठीक है। अब ये सब कुछ काइंडली ध्यान में रख के अपना डिटेल ऑफ पेमेंट्स की वर्किंग ढूंढे जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बनाई थी। इसमें देखिए जो जनरल बोरिंग्स एक्सपेंडिचर ढूंढना होता है ना, उसके लिए लास्ट कॉलम जो जनरल बोरिंग्स वाला है वो पहली तरह एक नजर देखना।
जनरल बोरिंग से जो पेमेंट्स हुई हैं वो हमने अपनी डिटेल ऑफ पेमेंट्स में लिखी हुई हैं। दो फिगर्स कौन कौन सी नजर आ रही हैं? एक 30.25 मिलियन है और नीचे उसके 9.225 मिलियन की अमाउंट। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर मिक्स क्वेश्चन हो जाए स्पेसिफिक जर्नल का, तो जनरल बोरिंग्स के एक्सपेंडिचर आपको अपनी डिटेल ऑफ पेमेंट्स में जनरल बोरिंग्स के कॉलम से मिल जाया करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सपेंडिचर? 30.25 मिलियन। मैं जरा बात पहले पूरी कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको फिगर्स के साथ लिख भी लेते हैं। देन उसके बाद फिर हमें कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए होगा। तो क्वेश्चन देखा जरा, क्या कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग की जरूरत है? कब जरूरत पड़ती है? जब एक से ज्यादा जनरल बोरिंग्स हो। तो हमारे क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक थी, एक जर्नल, तो जनरल बोरिंग्स एक ही है, इसलिए उसकी का 14% रेट एज इट इज हम कैपिटलाइजेशन रेट के तौर पे यूज कर लेंगे। देन उसके बाद जब टाइम पीरियड गिनना है तो वो कैसे गिनना है? टेबल देखिए अपना, ये एक्सपेंडिचर किस डेट पे हुआ? अब इसके सामने डेट लिखी हुई है ना, 31 जनवरी डेट लिखी हुई है, तो इस 31 जनवरी से ऑनवर्ड्स हमने गिनना है। तो ऑनवर्ड्स कैसे गिनना है क्वेश्चन भी सामने रखिएगा। मैं जरा मंथ्स गिनता हूँ। असूलन इसके मंथ्स बनते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर ईयर एंड तक पे हूँ, 31 जनवरी 2011 डेट है। अगर हम ईयर एंड तक आए तो कौन कौन से महीने बनते हैं? गिने दोबारा तरह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने बन जाते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, जून में बोरिंग कॉस्ट क्यों नहीं कैपिटलाइज होनी? एसेट कंप्लीट हो गया, सीज डेट आ गई 31 मई पे, तो जून तो इसलिए नहीं आना क्योंकि एसेट की कंप्लीशन डेट होगी है 31 मई, विच मीन उसके बाद फिर बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज नहीं होना। तो फरवरी से फिर मई तक रह गए हैं 4, लेकिन इनमें भी फरवरी का जो महीना है उसमें सस्पेंशन रही है, तो बनते हैं 31 जनवरी से ईयर एंड तक 5 मंथ्स। लेकिन उसमें से फरवरी क्यों नहीं आना? सस्पेंशन रही है। और जून क्यों नहीं आना? तो फाइनली कौन से बस महीने आने? मार्च, अप्रैल, मई तक बस हम मंथ्स काउंट करें। अब आए जरा लिखो, तो एक्सपेंडिचर्स कहाँ से मिल जाया करेंगे जरा बता दें मुझे। डिटेल ऑफ पेमेंट्स में किस कॉलम से मिला करेंगे? जनरल बोरिंग के कॉलम से मिल जाया करेंगे। पहली कर मिली है 30 मल्टीप्लाइड है। कैपिटलाइजेशन रेट की बहस इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही बोरिंग है वो रेट एज इट इज हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग हो तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करनी पड़ती है। और मल्टीप्लाइड बाय 3/12। काइंडली मेंशन करें कौन से 3? मार्च, अप्रैल, मई। डेफिनेटली काउंट करें तो बीच में फरवरी भी आ रहा है, लेकिन फरवरी में कैपिटलाइजेशन की सस्पेंशन रही है, देयरफॉर बोरिंग कॉस्ट उस टाइम पीरियड में कैपिटलाइज नहीं होगी। तो मार्च, अप्रैल में ये जरूर स्पेसिफाई करें, रिवाइज करते हुए आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया सबको? काइंडली फिगर बताइएगा क्या बनती है? 105,8750। चलें जरा डिस्कशन वाइंड अप करते हैं। दूसरी फिगर देखा था, एक और फिगर है, वो जरा खुद से आप जरा मंथ्स वगैरह गिन के बताइएगा। कौन से कॉलम देख के फिगर ढूंढ रहे हैं आप? तो दूसरी फिगर कौन सी नजर आ रही है? 9225,000। रेट तो वही 40% हो गया। इसके मंथ जरा खुद से फाइनल करें, क्या डेट लिखी हुई है साहब? डेट 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 क्या लिखी हुई है? खुद से गिने, 28 फरवरी से ऑनवर्ड गिने। अब 28 फरवरी में, फरवरी तो वैसे ही नहीं आ रहा, तो यहाँ बनते सोलन वही, अगर ईयर एंड तक आए तो 4 मंथ्स बनेंगे। लेकिन कौन सा कंसिडर नहीं हो रहा होगा? तो कौन से 3 बन रहे हैं? ये भी वही मार्च, अप्रैल, मई, जून बनता है। ठीक है, इसमें सस्पेंशन आ ही नहीं रही। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी मैं एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट फिगर लिखता हूँ। ये काइंडली जरा देख के बताइए, इसी चल भी रहे हैं आपके? नहीं ये वाला चल रहा है, ये जो पीछे है ये यार इधर बुलाइएगा जरा दोबारा, ये भी नहीं चल रहा। इधर मुतासब से कहिएगा, सही तरह देखें इसका, मुतासब को बुलाइए। आप रहने तो नीचे बुलाओ किसी को। ये इंशाल्लाह चलने लगा सर, चलने तो आप फिगर बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 322 875।
एक टोटल कर ले, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपका पे पूछ, सम करना है इसका 138162 ये क्या है ये फिगर 1381 समथिंग? नहीं, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ तो गई, लेकिन जनरल बोरिंग्स के केस में भाई है, मतलब अलग अलग जरा रखें। ये भी ठीक है, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज है, लेकिन ये जनरल बोरिंग्स की वर्किंग होगी, तो यहाँ इसके बाद शायद एक फाइनल ग्रैंड टोटल होना चाहिए। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज है, लेकिन इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स फाइनली हमारे पास एक टोटल पहले आ गया था स्पेसिफिक बोरिंग्स का, दूसरा आ गया है जनरल बोरिंग्स का, तो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन दिस ईयर इज फाइनल टोटल 2011 में स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही है, जनरल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो रही है, तो एक फाइनल टोटल करना है। टोटल जो अमाउंट एसेट की कॉस्ट में जाएगी, टोटल बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज। ये किस अमाउंट का सम कर लेंगे? 5238,500, ऊपर जो फिगर आई थी 5238,500, 5238,500 प्लस 1381,625, बताइए फाइनल टोटल। 66,125। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दी? जिन लोगों ने फिगर्स लिखनी है जरा डिटेल ऑफ पेमेंट्स में आइएगा, अपनी वर्किंग में जाए डिटेल ऑफ पेमेंट्स की। जी सब लोग नोट कर लिए प्लीज। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा आप लोग भी जरा मेरे साथ उसको जरा एक डिस्कशन सुन लो जरा। ये लास्ट अमाउंट जो मैंने दी है 9225, ये जरा अपने टेबल में ढूंढना जरा। 9225,000 मिल गया। ये बेटा जो अमाउंट है ना, ये इसके लेफ्ट साइड पे पड़ी है किस चीज की अमाउंट? मुझसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये तो लोन की रीपेमेंट की अमाउंट है, तो इस पे मैंने फिर बोरिंग कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर ली है? ऐसे किया है ना मैंने? नहीं एक्सपेंस वैसा नहीं, वो इसलिए मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे ऊपर वाली जो पेमेंट दी है वो क्या थी? इससे ऊपर वाली पेमेंट किस चीज पे? वो तो एसेट पे डायरेक्टली है ना, मतलब क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा हुआ है, जनरल बोरिंग से खर्चा हुआ है अकॉर्डिंग इसका इंटरेस्ट ले लिए। तो मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया इस तरफ से कहीं से कि 9225,000 जो है ये जनरल बोरिंग से पेमेंट हुई तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट है, तो इस पे भी मैंने 3 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर ली है। तो असल में इसकी पूरी स्टोरी क्या है वो मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा फिगर सामने रखिएगा। ये पढ़ ली सबने? ये है किस चीज की अमाउंट? किस चीज की अमाउंट है? नहीं सेकंड रीपेमेंट है किस चीज की है? स्पेसिफिक लोन। असल में स्पेसिफिक लोन जो होता है वो किस लिए होता है? स्पेसिफिक लोन किस लिए होता है? एक ऐसा लोन स्पेसिफिक लोन कहलाता है जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, ठीक है। अब डेफिनेटली इस वक्त हम स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट करने से स्पेसिफिक लोन कम हो जाएगा। गौर से सुनिएगा मेरी बात। स्पेसिफिक लोन अगर हम रीपे कर रहे हैं तो लोन की अमाउंट फिर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डेफिनेटली लोन कम होने से ऑनवर्ड्स जो फ्यूचर का इंटरेस्ट होगा वो भी फिर स्पेसिफिक लोन पे कम हो जाएगा। स्पेसिफिक लोन कम हो जाने से स्पेसिफिक लोन का फ्यूचर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक लोन की जब आपने रीपेमेंट की है तो पैसे आपको उठाने पड़े हैं जनरल बोरिंग्स के पैसों में से। इस लोन की रीपेमेंट हो रही है स्पेसिफिक की। अगर तो फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट होती और पैसे आप अपने यूज करते रादर देन एनी अदर लोन,
तो फिर तो डेफिनेटली अपने पैसे इस्तेमाल कर लेने से आपको कोई फर्दर इंटरेस्ट इनकम ना करना पड़ता। अब सिचुएशन क्या है कि एक लोन को वापस करते हुए एक दूसरे लोन के पैसे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस लोन को आप वापस कर देंगे उसका तो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा लोन आप इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्पेसिफिक लोन रीपे हो जाए, तो फिर स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट बजाते बजाते आपको दूसरा लोन मींस जनरल लोन पे इंटरेस्ट इनकर करना पड़ जाएगा। अब क्योंकि स्पेसिफिक लोन डायरेक्टली एसेट से रिलेटेड होता है, ऐसे ही होता है, तो उसकी रीपेमेंट करते हुए अगर हमें कोई दूसरा लोन यूज करना पड़ा है तो फिर उस लोन का इंटरेस्ट मीन स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट तो सेव हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पे जर्नल बोरिंग्स पे लोन पे हमें इंटरेस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये फिगर पे इंटरेस्ट आया। अगर ये फॉर एग्जांपल अपने ओन फंड में से पैसे इस्तेमाल हुए होते तो फिर डेफिनेटली लोन आपने वापस किया और आपको फर्दर अगर लोन की जरूरत नहीं पड़ी तो आपने उसका फर्दर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। लेकिन अगर एक लोन वापस कर रहे हैं और लोन वापस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, तो उसका तो इंटरेस्ट सेव हो जाएगा जो वापस कर रहे हैं, लेकिन किस पे फिर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, तो दूसरे लोन पे। तो सिचुएशन इस वक्त बनी गया है, स्पेसिफिक लोन रीपे हो रहा है, लेकिन किसके पैसों से रीपे हो रहा है, तो कौन सा इंटरेस्ट सेव हो रहा है। अच्छा ये भी क्लियर कर लें, बाकी सेव हो रहा है, ये जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें जरा। स्पेसिफिक लोन की अमाउंट थी कितनी, ढूंढने फिगर ढूंढे जरा। 70 मिलियन थी, ऐसे था। 5 मिलियन रीपे होने के बाद फर्दर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हुआ था, जरा देख के बताएं। 65। फिर उसके बाद जब फर्दर 5 पे हो गया था 28 फरवरी को, फिर 60। तो ग्रेजुअली लोन रीपे करने के बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस की कम होती जा रही है, लेकिन क्योंकि उसके पैसे उठाने पड़े आपको जनरल बोरिंग से, तो देयरफॉर जनरल बोरिंग्स पे इंटरेस्ट इनकम होना शुरू हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, समझ आ गई सर। बहरहाल इसमें इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ फाइनली यही रह जाएगी कि आप जनरल बोरिंग से कॉलम में जो फिगर्स लिख रहे होंगे उन फिगर्स को आपने उठा लेना और उस पर फिर ऑनवर्ड्स आपने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग कर लेनी। तो ये कुछ जरा बातें काफी मेरा ख्याल है दिन हो गए बीच में, तो इंशाल्लाह भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कोशिश करते हैं दोबारा सारी बात चीजें रिवाइज हो जाए। बहरहाल बात तो नहीं कोई फिर आएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन आएगा। चल इस तरह कीजिए, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले जरा घर के लिए होमवर्क लिखें यार। क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 की है इसको कैंडी पहले रिवाइज कीजिएगा, और अब मेरे ख्याल सीरियस हो जाए, लग रहा है फर्दर कोई ब्रेक ना ही है। सुम मामले सर, ये जज्बा चाहिए ना सर। तो 6 और 8 कैंडी अपने रिवाइज करना है, कर लेंगे सर। और 9 होमवर्क रखेंगे, ये 9 अब क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करनी है। मैं फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस भी करूंगा, आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर बताइए ठीक है। पेज 84 पे क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर 86 पे जो भी हम कर रहे थे दैट इज ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन, ये होमवर्क रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सो ये पहले रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 इंडिविजुअली ट्राई कीजिएगा, हो जाना मैक्सिमम। आसान क्वेश्चन यहाँ से उम्र जरा खुद से अटेम्प्ट करें ताकि फिर मैं मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आ सकूं। ये भी चला दें सर जो चल रहा है, सब जो चलते हैं वो चल। क्या मसला क्या वो, नहीं ये भी नहीं चल रहा, ये सारे इस तरफ नहीं चल रहे, ये तो इतना सा जरूरत नहीं है, ये आगे वाला भी नहीं चल रहा। ये सिर्फ जरा देखते हैं जरा कंडी आगे जाके जरा कौन कौन से नहीं चल रहा। ये मीन वाइज जरा पेज नंबर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10 जरा ढूंढे कौन से पेज पे, पेज नंबर 88 पर। चले फाइनली अब फुली कम्प्रिहेंसिव सा एक बहुत बड़ा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इसको करने के बाद इंशाल्लाह ये सारे जो बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारी ग्रिप में आ जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो आए इसको जरा एक फुल एफर्ट के साथ मेरे साथ शुरू करें। इस क्वेश्चन से पहले ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई। इन क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन बिजनेस से इन्वॉल्व होते हैं, तो समटाइम्स एग्जामिनर कंस्ट्रक्शन बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज यूज करता है। कुछ वर्ड शायद हम पहले पढ़ भी चुके हैं, आज हम वो भी रिवाइज हो जाएंगे, और एक शायद बीच में एक या दो नई चीजें भी हैं। मैं इसके बाद पेज नंबर 88 के स्टार्ट में हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या वर्ड लिखा नजर आ रहा है, प्रोग्रेस बिलिंग का वर्ड मेरा ख्याल है कि पहले भी हमने कहीं डिस्कस किया। पेज नंबर 83 पे एक मिनट जाएंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन वहां एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई थी, उसको जरा सामने रखना। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83
कंस्ट्रक्शन अगर हो रही हो तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी? एक कस्टमर कौन होता है जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो आप कस्टमर कहलाएंगे, जिससे बनवा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में सारे पैसे ना तो शुरू में दिए जाते हैं और ना ही सारे पैसे एंड में दिए जाते हैं, बल्कि साथ साथ जैसे जैसे काम हो रहा होता है ग्रेजुअली अकॉर्डिंगली पेमेंट्स हो रही होती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे काम कर रहा होता है साथ साथ जो बिल देता है कस्टमर को, उन बिल्स को बोलते हैं प्रोग्रेस बिल। और उन बिल्स के अगेंस्ट कौन किसको पेमेंट करता है? कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट करेगा साथ साथ, उसे फिर बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स। और प्रोग्रेस पेमेंट सिंपली मींस, इसी पेज के ऊपर ढूंढे क्वेश्चन नंबर 5 में अपने वर्ड्स लिखे होंगे, ये फिर एक्सपेंडिचर्स है जो बिलों के अगेंस्ट पेमेंट्स हो रही हैं, प्रोग्रेस पेमेंट्स, वो कस्टमर के एक्सपेंडिचर्स है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, ठीक है। बिल्स कौन किसको देता है? ना ना ना, बिल 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 कॉन्ट्रैक्टर बिल देता है, उसके अगेंस्ट पेमेंट कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को करता है। तो आज पेज नंबर 88 पे एक दफा दोबारा पढ़ लें सेंटेंस। प्रोग्रेस ऑफ बिल्स को बिलिंग लिखा हुआ है यहाँ, प्रोग्रेस बिल सफा इनवॉइस भी शायद जिसे करते हैं। तो बिल्स गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर टू कस्टमर एज द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड कंप्लीटेड। 20% काम हुआ, 10% और हो गया, 15% और हो गया, 7-7 परसेंटेज के मुताबिक बिल्स आते हैं, फिर उसकी पेमेंट्स करता है कस्टमर, पेमेंट करता है। देन इसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है रिटेंशन मनी, इसके भी वर्ड्स में सब पढ़े पहले और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फुल कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। रिटेंशन मनी का मतलब होता है अमाउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर फ्रॉम प्रोग्रेस बिल एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें। एक है कस्टमर, दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। बिल किसने किसको देना? कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर को बिल देना, उस बिल को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेस बिल। अब लेट्स अज्यूम कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर को 2 मिलियन रुपीस का एक बिल दिया, एक बिल दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने कस्टमर को, सपोज 2 मिलियन रुपीस की उसकी पेमेंट बनती है। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 मिलियन एज इट इज कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दे, तो ये 2 मिलियन पे प्रोग्रेस पेमेंट की अमाउंट बन जाए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अब जो नई चीज है प्लीज, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल देता है कस्टमर को, कस्टमर उसके अगेंस्ट सारी अमाउंट इकट्ठी नहीं पे कर देता, काम क्योंकि अभी जारी होता है, बिल आया है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोग्रेस बिल है, कुछ काम हुआ है, बाकी भी होना है। तो कस्टमर समटाइम्स सारे पैसे बिल के अगेंस्ट देने की बजाय इस बिल की किसी सर्टेन अमाउंट को 5%, 10% वगैरह जो भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट बताई हो, वो अमाउंट इस बिल में से काट लेता है और अपने पास कॉन्ट्रैक्टर के वो पैसे एक सिक्योरिटी के तौर पर रख लेता है। कौन किसके पैसे रख लेता है? कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर के पैसे रख लेता है। क्यों रख लेता है? इस चीज की सिक्योरिटी के अगेंस्ट, काम अभी क्योंकि जारी है तो एक रिस्क रहेगा कस्टमर का कि शायद कॉन्ट्रैक्टर अल्टीमेटली काम उस तरह से कंप्लीट ना करे जिस तरह से एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो कस्टमर समटाइम्स प्रोग्रेस बिल्स में से कुछ पैसे सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रिटेन कर लेता है अगेंस्ट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये पैसे डेफिनेटली कस्टमर काट के अपने पास रखेगा, तो देने कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्टर ही को है, लेकिन इस वक्त देने के बजाय वो फिर एंड में पे करता है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के तौर पर पैसे रख सके। और अगर उसे एंड में कस्टमर को महसूस हो कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन सही नहीं किया है, तो उसे फिर वो फोर्स कर सकता है मेरा काम सही करेंगे तो मैं बाकी पैसे आपको रिलीज करूंगा। देने कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्टर ही को है, लेकिन अगर बिलों का कुछ पोर्शन कस्टमर अपने पास रिटेन कर ले एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो उन पैसों को बोलते हैं रिटेंशन मनी। ये कौन किसने किसके काटे हैं पैसे? क्यों काटे हैं? एक सिक्योरिटी के तौर पे काटे हैं। कस्टमर का क्या रिस्क है? कौन सही काम ना करे, कॉन्ट्रैक्टर अल्टीमेटली काम उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कंप्लीट ना करे जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुई थी चीजें। अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हो गया है तो देन फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर कस्टमर डेफिनेटली पैसे भी वापस कर देता है। काटे किसने हैं? कस्टमर ने। किसके हैं? कॉन्ट्रैक्टर के। जब तक वो देगा नहीं, क्या कस्टमर की कोई इनकम होगी या उसकी होगी लायबिलिटी?
कस्टमर के पास पैसे हैं तो उसकी लायबिलिटी, लेकिन ये पैसे देने कब है? अप टू द एट द टाइम व्हेन द वर्क इज satisfactorily completed by the कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर। काम करना है किसने? कॉन्ट्रैक्टर। तो आए जरा एक दफा दोबारा वर्ड्स पढ़ लेते हैं, मैं फिर उसको फर्दर ट्रांसलेट कर देता हूँ। वो कहता है एन अमाउंट, आराम आराम से पढ़, एन अमाउंट डिडक्टेड बाय किस में से, सॉरी बिलों में से, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट satisfactory completion of work, it is treated as liability unless refunded या adjusted और सब ब्रैकेट में लिख लो when the work is ultimately completed। when the work is ultimately completed। दोबारा सेंटेंस पढ़िएगा कैंडी। कौन किसको बिल देता है? कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर को। कस्टमर अगर उसमें से कुछ पैसे सिक्योरिटी के तौर पे रख ले तो उन पैसों को क्या कहते हैं? रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी के पैसे क्या कस्टमर की इनकम है तो लायबिलिटी, और वो अल्टीमेटली लायबिलिटी सेटल कब होगी? जब काम सेटिस्फैक्टरी तौर पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी इसको इंशाल्लाह क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं। एक आखिरी चीज पढ़ना, राइट शेयर्ड वर्ड सुना कभी? ये आप जरा खुद से पढ़ें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जी जी, वो तो सारा फॉर्मेलिटी होगी ना, सारी फॉर्मेलिटी, फॉर्मल चीजें डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे इतने हम राइट शेयर इशू करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, आप कितने बनते हैं, वो तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारा होगा। जैसे बोनस शेयर हो या राइट शेयर हो, प्रॉपर फॉर्मल तरीके से कंपनीज में सब कुछ होगा। लेकिन आप पहले ये बताइए राइट शेयर होते हैं क्या? वो तो बात की बात है जी। राइट शेयर किस सिचुएशन को कहते हैं? कंपनी फर्दर शेयर इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर होल्डर से पैसे ले रही है। राइट शेयर्स की डबल एंट्री बताएं। डबल एंट्री वही है जो शेयर इशुएंस की डबल एंट्री। लिखें इसके लेफ्ट राइट साइड पर जगह पर, कैश डेबिट होना, कैश डेबिट होना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होना है। क्या इस एंट्री में डिफरेंस आ सकता है अमाउंट का? क्या कैश नॉमिनल वैल्यू कम ज्यादा होता है? ज्यादा हो जाएगा तो प्रीमियम बन जाएगा और कम हो जाएगा तो डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है, बोनस शेयर्स का भी वर्ड सुनना। क्या डिफरेंस है राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में? कुछ सिमिलरिटी है? यस है, सिमिलरिटी। दोनों केसेस में शेयर्स इशू हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू हो रहे हैं। सिमिलरिटी ये, डिफरेंस क्या है? राइट शेयर्स में कैश लेके इशू हो रहे हैं और बोनस शेयर में विदाउट टेकिंग कैश एक डिविडेंड के तौर पे दिए जा रहे हैं। डिविडेंड के तौर पर राइट शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, एंट्री बेटा वही है, बस राइट शेयर उस सिचुएशन को बोलते हैं जिस सिचुएशन में कंपनी शेयर होल्डर से पैसे ले रही है बाय इशूइंग फर्दर शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब एक सेंटेंस और ढूंढेंगे जहां ये दो लाइंस लिखी हुई थी। एनी फंड्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, क्या शेयर कैपिटल के पैसे बोरिंग्स है? ये जरा फर्स्ट पेज पे जाएं जो हमने बोरिंग कॉस्ट की डिस्कशन जहां शुरू की थी, पेज नंबर 78। एक नजर पेज नंबर 78 जरा गो थ्रू कर लेना, चीजें देखा करें, चीजें सही रिवाइज किया करें। मुझे आइडिया है कि कुछ चीजें उस तरह से इस वक्त जहन में नहीं होंगी जो होनी चाहिए, तो जरा देख नजर कर, पेज नंबर 78 पढ़े, जो जो नजर आए देख के रिवाइज करें। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट तो आता ही आता है, उसके अलावा अदर रिलेटेड चार्जेस की कोई एग्जांपल? बैंक चार्जेस की एग्जांपल, वो भी पार्ट है ना बोरिंग कॉस्ट में। फिर देन ये बीच में एंट्रीज आ गई थी शेयर कैपिटल से रिलेटेड। क्या शेयर कैपिटल बोरिंग है? शेयर कैपिटल बोरिंग है। बोरिंग किसे कहते हैं? वो पैसे, उधार किसे कहते हैं? वो पैसे जो वापस करने होते हैं। तो शेयर कैपिटल जो है, जो शेयर होल्डर से पैसे लिए जाते हैं, ये कंपनी की
ऑब्लिगेशन नहीं है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस इन पैसों ने वापस होना है। देयरफॉर शेयर कैपिटल के पैसे लायबिलिटीज में नहीं हम लिखते, वो इक्विटी मींस अलग हेडिंग में इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल के पैसे आते हैं। बोरिंग के पैसे हमेशा लायबिलिटीज में आएंगे क्योंकि पैसे हमने वापस करना है। तो शेयर कैपिटल क्योंकि बोरिंग नहीं है, तो फिर डिसाइड ही हुआ था कि उस पर जो डिविडेंड होता है वो भी बोरिंग कॉस्ट है या नहीं। डिविडेंड ऑन शेयर कैपिटल देख लेना, देख के बाबा, डिविडेंड जो होता है शेयर कैपिटल पे वो बोरिंग कॉस्ट नहीं है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई नई बिल्डिंग बनानी हो और रादर देन के लोन लें, शेयर होल्डर से ही फर्दर पैसे ले लें शेयर इशू करके? हो सकता है सर। हाँ, ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर से सारे पैसे नहीं मिले, कुछ लोन भी ले लिए, लेकिन अगर शेयर होल्डर से पैसे ले लें आप, फिर वो बोरिंग्स कंसिडर नहीं होंगे, ओन्ड फंड्स कंसिडर होंगे। तो अब आए वापस पेज नंबर 88। ओन्ड का मतलब क्या होता है? अपने का मतलब क्या? कंपनी के अगर एंगल से होते हैं, कंपनी के अपने पैसे हैं, शेयर होल्डर्स की कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स के एंगल से अगर सोचा जाए कंपनी में जो उनके पैसे हैं वो अपने ही ओन्ड फंड्स के। ठीक है, तो एक सेंटेंस और ढूंढ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बिल्कुल ऊपर एक लाइन लिखी हुई, एनी फंड्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओन्ड फंड्स इन अ क्वेश्चन ऑफ। अच्छा, असल में बोरिंग कॉस्ट इन क्वेश्चंस में पहले तो बोरिंग्स की दो टाइप्स हुई हैं। कौन कौन सी? स्पेसिफिक है कि जर्नल है, लेकिन समटाइम मैंने एक और वर्ड भी यूज किया था कि ओन फंड्स भी हो सकते हैं। तो हमारे बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन में ओन फंड्स भी हो सकते हैं, जर्नल भी और स्पेसिफिक भी। अगर राइट शेयर्स बीच में कहीं इन्वॉल्व हो जाए तो वो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस में वो बोरिंग्स नहीं है, वो ओन फंड्स कंसिडर हो। ठीक है, बाकी एक नजर आप खुद पढ़ लें ऊपर जो डेफिनेशंस मैंने पढ़ी, कोई अगर जहन में कोई कंफ्यूजन आती है। वैसे तो अभी इंशाल्लाह और क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन रह गए तो जरूर पढ़ा करें। कोई कंफ्यूजन प्लीज? चले फिर चलिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसकी रिक्वायरमेंट में जाए, क्वेश्चन नंबर 10 दो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। रिक्वायरमेंट ए पढ़े, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कभी वर्ड सुना मेरे से? क्या होता है? एक ऐसा नॉन करंट एसेट जो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन हो। कैपिटल जो वर्ड साथ लिखा हुआ है ना, इससे जरा आपका जहन जाना चाहिए, कोई बिल्डिंग्स की बात हो रही है, कोई मशीनरीज की बात हो रही है। एक नॉन करंट एसेट जो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, उसे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का आई थिंक मीनिंग तो सबको ही पता है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब काम अभी हो रहा है, काम अभी हो रहा है। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट पे काम हो रहा है तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाएं, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग जहन में लाना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग आएगी। वो एसेट्स होते हैं जो अवेलेबल फॉर यूज हो गए होते हैं और अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मशीनरी अंडर द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन है, तो उसकी एक अलग हेडिंग बनेगी आफ्टर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बाय द नेम ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, वो मशीनें भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के कौन सा एसेट इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। क्या एसेट जब तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हो डेप्रिशिएट भी होता है? एसेट कब तक रहेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से? जब तक वो कंप्लीट नहीं होते। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, वहां से ऑनवर्ड्स पे डेप्रिशिएट भी होगा। ठीक है सर? ठीक है सर, तो पढ़े रिक्वायरमेंट कंप्लीट। कहता है कंप्यूट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑन 30 जून 2010 इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फिर ब्रैकेट एक पढ़ने, नीचे बोल्ड ब्रैकेट लिखी हुई है, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। ये हम वर्किंग ऐसे ही कर रहे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स गिनते हैं कितने महीने, लेकिन समटाइम ये नंबर ऑफ डेज की बेस पे भी वर्किंग होती है। वो इंशाल्लाह एक आध सवाल अभी आगे आ जाएगा जी। अब स्टार्टिंग वर्ड्स में दोबारा जरा लिखा हुआ है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ, अपने जहन में जरा अप्लाई करें। आपको पता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में क्या क्या आता है? आता है, पता है आपको? पता है। दो चीजें ढूंढनी होती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हिम्मत, कौन सी दो चीजें आएंगी? एक्सपेंडिचर्स आएंगे और बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आएगी, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
अगर एसेट अभी बन रहा होगा तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन का डिसीजन होगा। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक्सपेंडिचर्स एंड बोरिंग कॉस्ट। एक नजर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 6 में ये बात हुई। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट देखना जरूर देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा पिछले क्वेश्चन जरा आपको साथ साथ रिलेट करता रहूं ताकि कुछ चीजें रिफ्रेश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की देख के जरा रिक्वायरमेंट बताएं। हाँ जी, वहां वर्ड क्या था, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट कैसे आती है, हाँ जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अपने रजिस्टर में देखें कॉस्ट कैसे आई हुई है, देखें देखें देख के बताएं प्लीज, देख के बताएं। एक्सपेंडिचर्स नहीं है अपने कॉस्ट में, और बोरिंग कॉस्ट प्लस की है। एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, इसलिए डेप्रिसिएशन की बहस नहीं थी, कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट बन गई। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कोई फिगर होती तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हो आप माइनस कर लेते हैं। तो कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड बोरिंग कॉस्ट। अब आ जाए क्वेश्चन शुरू करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब इकट्ठे हैं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को? क्वेश्चन लेंथी है, कुछ चीजें जरा टफ भी हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑन 1 जुलाई 2009 कुरैशी स्टील लिमिटेड signed an agreement with Park Construction Limited for the construction of effective building at a cost of rupees 100 million. अंडरस्टैंडेबल है? किसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी लग रही है? पार्क कंस्ट्रक्शन, जिसने शायद चीजें बनानी, बिल्डिंग सॉरी बनानी। 100 मिलियन का जरा ज़हन रखिएगा, उसकी कॉस्ट एग्री हुई है 100 मिलियन। It was agreed that the factory would be ready for use from 1st January 11. Agreement date पे जाए वापस, 1st July 9, ready for use approximately कितना टाइम पीरियड बनता है? नहीं 6 नहीं है, दोबारा 1st July 9 मींस पहले तो 9 के 2009 के 6 महीने रिमेनिंग है, तो 2010 पूरा अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स है। 2009 के भी 6 मंथ्स है, वो 11 कह रहा है, 1st जनवरी 11 पूरा 2010 पे तो आएगा, तो 18 मंथ्स कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है ना सर? द टर्म्स ऑफ पेमेंट वर एग्रीड एज अंडर। पेमेंट की टर्म्स नंबर 1, 10% एडवांस पेमेंट वुड बी मेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। मेरे साथ साथ रहना, कर लिया कि नहीं? आपके ख्याल में कितनी अमाउंट? 100 मिलियन अमाउंट है, 10% मींस 10 मिलियन। किस डेट पे देना? जब साइन होगा, बिल्कुल ठीक है। साइन कब होना? 1st जुलाई। ट्राई टू रिलेट द डेट्स एंड फिगर्स। 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% मींस 10 मिलियन की बात हो रही है। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मींस 1st जुलाई 2009 को 10 मिलियन एडवांस में देना। देन वो कहता है एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ द क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल। प्रोग्रेस बिल का मतलब तो हमें पता है, बिल जब कॉन्ट्रैक्टर देगा, लेकिन क्वार्टरली का मीनिंग क्या है? क्वार्टरली पेमेंट बिल्स होंगे, साल में 4 क्वार्टर होंगे ऐसे ही, और 3 महीनों का एक 3 महीनों का एक क्वार्टर होगा, तो क्वार्टरली बिल आएंगे, उसको फिर उस बिल में से 10% एडजस्ट करेंगे। ये कैसे करेंगे, ये फिर मैं वर्किंग में बताता हूँ। नंबर 2, 5% रिटेंशन मनी। वर्ड पता है रिटेंशन मनी? वुड आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रोग्रेस बिल्स। बिलों में से 5% रिटेंशन मनी भी कटनी है, एंड देन रिटेंशन मनी विल बी रिफंडेड 1 year आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। दोबारा जरा फर्स्ट पैराग्राफ देखें, एग्जैक्टली मुझे डेट बतानी है अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड पॉइंट, किस डेट पे फाइनली रिटेंशन मनी वापस करनी है, डेट बतानी है। हाँ जी, 1 year आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द, तो लगता है कुछ ज्यादा ही एहतियात है, कहीं बाद में बिल्डिंग ना कहीं गिर जाए। तो 1st जनवरी 2011 को बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली 1st जनवरी 2012 को जाके इन पैसों ने पे होना, 1 year आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, तो तब तक फिर हमारी लायबिलिटी रहेगी। Then okay, the number 3, progress bills will be raised on the last day of each quarter. अब raise का यहाँ मतलब obtained होगा या send होगा। Progress bill will be raised on last date of each quarter and settled on 15th of the next month.
बिल जो है हर क्वार्टर की आखिरी तारीख को आएंगे और अगले महीने की 15 तारीख को पे होंगे। कैसे, जरा नीचे टेबल बना उसको अप्लाई करते हैं। The under mentioned progress bill were received and settled by the QSL means Precious Steel Limited as per the agreement. Invoice date, ये इनवाइस डेट क्या चीज है? बिल डेट। तो अब ये क्वार्टर्स आ रहे हैं, इनकी डेट सही नहीं, एग्रीमेंट डेट जरा ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट किस दिन हुआ? 1 जुलाई 9। तो फर्स्ट बिल की डेट पढ़े जरा, 30 सितंबर। मतलब क्या बना इसका? जुलाई अगस्त सितंबर। तो 30 सितंबर पे बिल आया। थर्ड पॉइंट में जाए, बताएं इसकी पेमेंट कब होनी है? 15 अक्टूबर, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक और बताएं, दिसंबर 31 का जो बिल है ये कौन सा महीने होगा? कौन सा महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनकी पेमेंट 15 जनवरी 2010 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट बिल 31 मार्च वाला 15 अप्रैल और 30 जून वाला 15 जुलाई। थर्ड पॉइंट दोबारा पढ़े, समझ आ गया? और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर में बिल आएंगे एंड सेटल डाउन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। एक और बाकी पहले कंप्लीट कर फिर इंशाल्लाह देखते हैं। देन वो कहता है 30th अप्रैल 2010, ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़े, इसकी काउंटिंग फिर मैंने आपसे पूछनी है। An invoice of 1.5 million was raised by contractor for damages sustained at the site on account of rains. दोबारा सेंटेंस पढ़, बताएं क्या स्टोरी? थर्टी अप्रैल 2010 पे कॉन्ट्रैक्टर ने बिल दिया है 1.5 मिलियन का। क्यों दिया है? उस जगह पे, उस साइट पे बारिश की वजह से कुछ डैमेजेस हुए हैं जहां शायद बिल्डिंग बन रही थी, साइट उस जगह पे। आफ्टर नेगोशिएशन, Qureshi Steel Limited QSL finally agreed to make an additional payment of 1 million to compensate the contractor. उसने बिल कितने का दिए? नेगोशिएशन के बाद कस्टमर ने कितने पैसे मान लिए हैं? अब आगे ना पढ़े, आगे मैं बताता हूँ आगे क्या स्टोरी है। आप यहाँ तक पढ़े और मुझे इस 1 मिलियन की, 1 मिलियन की, 1.5 मिलियन फाइनल अमाउंट अब 1.5 मिलियन नहीं है, 1 मिलियन अब फाइनली एग्री हो गए। इस 1 मिलियन की जरा कस्टमर बनके जो बिल्डिंग बनवा रहा है उसके एंगल से कोई एंट्री बतानी है आपने। आराम से पढ़ के नहीं, आराम से एक मिनट इंडिविजुअली पहले पढ़। कस्टमर के एंगल से 1 मिलियन जो वो दे रहा है 30 अप्रैल पे, या डेट शायद कोई और होगी, बल्कि एक लाइन सॉरी और बीच में ऐड करना, पेमेंट उसने किस दिन की? द अमाउंट वाज पेड ऑन 15th मई। बिल कब आया था? 30 अप्रैल। तो ये जो पेमेंट कर रहा है 15 मई को, यहाँ तक जरा सेंटेंस पढ़ने, आखिरी सेंटेंस मेरे लिए छोड़ दीजिए, यहाँ तक पढ़ने और अपनी कोई जरा खुद से एंट्री सोचने। कस्टमर का कैश आएगा या जाएगा? तो कैश क्रेडिट हो गया, आपने मुझे डेबिट बताना। अब सवाल फिर सिर्फ एक यही है कि इसे बिल्डिंग में डेबिट करें या ये कोई लॉस हुआ जिस लॉस को डेबिट करें। तो इस एंगल से बस आपसे पूछना, अपना ओपिनियन दे देना। दोबारा पढ़े आराम से। पेमेंट तो हो रही है ना, पेमेंट तो हो रही है, कैश तो क्रेडिट हो रहा है। अब इस कैश को कोई एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करें या कोई लॉस के तौर पे रिकॉर्ड करें कल, या इसे कैपिटलाइज करें उस बिल्डिंग कॉस्ट में जो बिल्डिंग बन रही है। बस यही डिसीजन लेना ना, मतलब एसेट डेबिट करें या एक्सपेंस डेबिट करें। अब एक्सपेंस मींस लॉस करें, तो डिसीजन लें। एसेट कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए इसमें। क्या एसेट को बनाने के लिए नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं है? तो सही है। पढ़ ले जरा तसल्ली से पढ़। मैं को फोर्स नहीं करना चाह रहा, खुद से डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन छोटे छोटे। वो सारी अमाउंट जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी होती हैं वो तो कैपिटलाइज होती है ना यार। हाँ जी, ये मतलब क्या अगर बारिशें ना होती, साइड पे डैमेज ना भी होता तो बिल्डिंग ने कंप्लीट हो जाना था। तो एक एडिशनल खर्चा में करना पड़ रहा है जो शायद नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं था, तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो लॉस के तौर पे शायद इसे रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या एंट्री बन जाएगी? कैपिटलाइज कर रहे हैं या एक्सपेंस आउट कर रहे हैं? तो लॉस डेबिट कैश पे, नुकसान हुआ इस कैश में, इस एसेट की कॉस्ट में प्लस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है सर? कितने मिलियन से एंट्री फाइनली क्या एंट्री है? अभी लिखते हैं, एक सेकंड लिखते हैं,
वो शायद एक सेंटेंस और पूरा कर लें, फिर फाइनली एंट्री भी लिखते हैं। लॉस डेबिट कैश क्रेडिट समझ आता है यहाँ तक? 1 मिलियन 1.5 मिलियन तो बहस में नहीं है, एक सेंटेंस अब जब मैं छोड़ रहा था बार बार, अब वो कंप्लीट कर रहा था। It is expected that 75% of the payment would be recovered from the would be recovered भी what is the underline करें, would be recovered मिल गए हैं इंशाल्लाह मिल जाएंगे, would be recovered मिल जाएंगे। अब 1 मिलियन का लॉस है, कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे? ठीक है, अब मैं सारे पैराग्राफ की बेस पे एक इकट्ठी एंट्री करवाएंगे। अगर ये लास्ट लाइन ना होती तो कितना लॉस है आपका? 1 मिलियन। लेकिन इस लास्ट लाइन से इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें क्लेम रिसीवेबल हो जाए तो क्या हमारा कुछ लॉस रिड्यूस हो जाएगा? लॉस रिड्यूस हो जाएगा। पहले अलग-अलग मेरे ख्याल एक सेकंड सोच लेते हैं, आप बाद में फिर जैसे लिखना हो लिखिएगा। अगर मैं लॉस को अलग सोचूं तो लॉस डेबिट 1 मिलियन और कैश क्रेडिट 1 मिलियन। लेट मी कंप्लीट। क्या कैश हमारा 1 मिलियन ही जाना? किसको किसको? कॉन्ट्रैक्टर को 1 मिलियन ही जाना। अब इंश्योरेंस क्लेम अभी मिला नहीं है, तो ये क्लेम रिसीवेबल होगा या कैश डेबिट होगा? तो क्लेम मिलने से, क्लेम रिसीवेबल हो जाने से हमारा लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये क्लेम ना होता तो हमारा लॉस 1 मिलियन है। कैलकुलेटर पकड़े, वैसे शायद सिंपल फिगर भी है, 75% है। क्या एंट्री करो, इस 7.75 मिलियन बन जाएगा। 75% ऑफ 1 मिलियन 0.75 मिलियन क्लेम रिसीवेबल डेबिट। ये क्या बना रहा हूँ? क्लेम रिसीवेबल डेबिट क्या चीज है? ये कैसे टका होगा? रिसीवेबल, क्लेम रिसीवेबल डेबिट कितने से? 0.75 इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कर। इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या करें? क्या मिलने से, क्या एग्री हो जाने से क्या हुआ है? इंश्योरेंस क्लेम एग्री हो जाने से हमारा लॉस कम हो गया, तो लॉस क्रेडिट बाय 0.75। ऑब्वियसली इसको कंपाउंड एंट्री बनाया जा सकता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले अलग-अलग देखें। हमारा लॉस है कितना? 1 मिलियन, और क्लेम रिसीवेबल हो जाने से हमारा लॉस नेट कितना रह जाएगा? 0.25 मिलियन। 0.25 मिलियन नेट रह जाएगा। तो रादर देन दीज टू एंट्रीज हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। नहीं मेरे साथ साथ रहा, कैश कितना क्रेडिट? कैश 1 मिलियन ही जाना, लेकिन उसमें से कितना कैश किससे रिसीवेबल? किससे रिसीवेबल सर जी, किससे रिसीवेबल? तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बाय रुपीस 0.75 मिलियन, और मेरी जो अलग-अलग एंट्री सी ऊपर उनमें लॉस डेबिट 1 मिलियन से हो रहा है और क्रेडिट 0.75 मिलियन से हो रहा है, तो इट मींस नेट लॉस बस कितना रह गया? 0.25 मिलियन का नेट लॉस, जो फिर फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड क्लियर होगी मेरी बात? एनी कंफ्यूजन? तो ये अलग-अलग भी एंट्रीज लिखी जा सकती हैं, कंपाउंड भी लिखी जा सकती है, एज यू लाइक, जैसे आप लिखना चाहें लिख लें। कहीं लेफ्ट साइड पर जगह इधर ही लिखिएगा, मैंने ये आगे जाकर जरा याद करवानी है आपको एंट्रीज। लेफ्ट राइट साइड पर जगह बन जाएगी मतलब, या पेज के नीचे चले जाएं, उधर पूरा एक्सप्लेन करना। पेज के नीचे जगह एरो सा बना लें इस पैराग्राफ के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर करना सर जी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत से स्टैंडर्ड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो सही तरह से तभी फिर क्वेश्चंस हैंडल हो सकते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी एग्जाम क्वेश्चंस को हम हैंडल कर पाएंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है एंट्री से? एक नजर अब अगर आपने नोट कर लिया तो पैराग्राफ भी पूरा पढ़ लें जो भी डिस्कस हुआ, और साथ ही एंट्रीज भी देख लें। कोई अगर फर्दर कंफ्यूजन आती है ज़हन में तो वो भी बता दें। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, स्टडीज में सही तरह इन्वॉल्व हुआ करें, तभी बातें सही तरह से अंडरस्टैंडेबल होती हैं। एनी कंफ्यूजन प्लीज पढ़ें। आप बताएं। यकीनन उसने बिल 1.5 मिलियन का दिया है, लेकिन आफ्टर निगोशिएशन 1 मिलियन फाइनल एग्री हुआ, तो मेरा ख्याल है वो 1.5 मिलियन अब बहस में नहीं है।
नहीं मतलब एग्रीड हो गया, डिस्काउंट क्या लेगा डिस्काउंट का। वैसे किसने किसको दिया डिस्काउंट कॉन्ट्रैक्टर ने। ठीक है, निगोशिएशन के बाद अब 1 मिलियन रह गया, तो निगोशिएशन डिस्काउंट है। जी एनी अदर कंफ्यूजन बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सही तरह से स्क्रीन शेयर होगी भी आपसे? ये सब कुछ तो मैंने लिखा नजर आ रहा? यासीन साहब मेरे ख्याल में आप जरा रीजॉइन करके देखिएगा, मसला नहीं है शायद। चलिए जी कंप्लीट करेंगे बस, अभी तो हाफ हुआ है। एक एक सफे के क्वेश्चन ही होते हैं सर। नहीं हाफ पढ़ा है अभी तो हाफ पढ़ा है। नहीं बहरहाल अभी इस वक्त आप लर्निंग फेज में, इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हर गुजरते दिन के बाद ये जरूर होना चाहिए कि जो पिछले क्लासेस में पढ़ा है वो आपको इजी लगना शुरू हो जाए। ये ना हो कि हम आगे चलते जा रहे हैं और पिछला क्या हुआ अल्लाह ही जाने रब ही जाने। हर गुजरते दिन के साथ पिछला जब आप कभी भी रिवाइज करें तो ये जरूर होना चाहिए कि वो चीजें आपको इजी महसूस हों। अगली यकीनन मुश्किल लगेंगी और अल्लाह करे वो स्टेज आए कि जिससे सिलेबस स्पेंड हो पिछली सारी आसान ही लगे। जी लास्ट पैराग्राफ की हेडिंग, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। ये सेंटेंस पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इसका मैंने एक मीनिंग बताने की कोशिश की थी, को बताएंगे अपने लफ्जों में क्या है सेंटेंस का मीनिंग? द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए पैसे कहां से आए? 3 सोर्सेस बता रहा है। तो नंबर 1 इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, 15 मिलियन राइट शेयर इशू करके आए पैसे। किस दिन इशू किए? 1 सितंबर 9। नेक्स्ट वगैरह कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द लास्ट पास्ट मेनी इयर्स। क्या राइट शेयर्स के पैसे बोरिंग्स हैं, ओन फंड्स हैं या बोरिंग्स हैं? और देयरफॉर बोरिंग्स ना होने की वजह से उसका जो डिविडेंड है वो भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। अब इस डिविडेंड का क्या होना है, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी पिछली चीजों की भी, वो भी डिस्कस करूंगा। बहरहाल पहला सोर्स कौन सा मिला है? नहीं ओन सोर्स में कौन सा मिला है? राइट शेयर्स के पैसे ओन सोर्सेज में मिले। नंबर 2 देन हो गया था बैंक लोन है सोर्सेज में जो 25 मिलियन है, obtained on 1st December 2009. The loan carries markup at the rate of 13% per annum. Principal is repayable in 5 yearly equal installments of 5 million each. 5 half yearly equal installments of 5 million each, along with interest commencing from 31st May 2010. लोन किस दिन लिया है? 1 दिसंबर। सेकंड लाइन 5 मिलियन की हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, तो 6 मंथ्स के बाद कौन सी इंस्टॉलमेंट डेट फाइनली इसने बताइए? 1 दिसंबर। महीने के मेरे साथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के एंड पे फिर एक इंस्टॉलमेंट की डेट बता रहा है। हाँ जी 5 मिलियन, वो फिर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है, वर्किंग करनी पड़ेगी। देन वो कहता है लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वाला, जरा ये लाइन अंडरलाइन करें। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹0.5 million were deducted by बैंक एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट का मतलब गिविंग ऑफ लोन। बैंक ने जब लोन दिया है, पैसे दिए हैं तो उसने काट लिए हैं। कितने पैसे लोन के थे? 25 मिलियन। अब 25 मिलियन जेन में रखे सेंटेंस पढ़े। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5 million were deducted by bank at the time of giving of loan. Disbursement means giving of loan, पैसे बैंक ने दिए, तो हम तक कितने पैसे पहुंचे? 24.5 मिलियन। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या चीज है? बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस पे बोरिंग कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेकंड देखें, अभी जो कर रहे थे उसमें एक अरेंजमेंट फी के नाम से 0.7 मिलियन 10% अमाउंट बनी थी, 1% अमाउंट सॉरी, और यहाँ अरेंजमेंट फी की बजाय लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वर्ड यूज कर रहे हैं। देन वो फाइनली कहता है सरप्लस फंड्स व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एट द रेट ऑफ, उन्हें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में 8% के हिसाब से रखा है। ये पैराग्राफ पूरा पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 बताएं इस पैराग्राफ में क्या पता चला? हाँ जी, एक बैंक लोन लिया है, उसका रेट बता रहा है, उसकी अमाउंट बता रहा है, रीपेमेंट्स बता रहा है, सरप्लस फंड्स बता रहा है।
स्पेसिफिक लोन है, जर्नल है। अच्छा दोबारा क्वेश्चन, ये पैराग्राफ पढ़िए, इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा हुआ, जरा पढ़े जरा। बैंक लोन तो वर्ड लिखा है नहीं, कुछ शायद अंडरस्टैंड तो कर पा रहे हैं मेरा ख्याल, देखने से वही सब कुछ लग रहा है, ऊपर वाली लाइन में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ मतलब एग्जैक्टली वर्ड समटाइम नहीं क्वेश्चन में होता, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको शायद खुद से कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ऊपर वाला बहरहाल सेंटेंस अगर से हमने रखे हैं, ये जो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर सेंटेंस है, द फॉलोइंग, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, द कॉज ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड टू द फॉलोइंग सोर्सेस, तो पैसे कहाँ से है, राइट शेयर से है, बैंक लोन से है, ठीक है। चले कंप्लीट करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट नंबर 3 भी बीच में पढ़ना। देन वो कहता है कैश विड्रॉल्स फ्रॉम, इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड को, एग्जिस्टिंग। रनिंग फाइनेंस किसे कहते हैं, हाँ जी, ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन को कहते हैं, ये लिख लेना, रनिंग फाइनेंस वर्ड आना बार बार, ये सिंपली शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड है, लेकिन इससे पहले एक वर्ड है एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मीनिंग पहले से मौजूद था, तो कैश विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग वर्ड इज एन इंडिकेशन कि ये लोन इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं लिया, ये पहले से मौजूद था और कुछ पैसे यहाँ से भी निकाले, तो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस का मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिक होता तो ये कब लेना था, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ उसके लिए अकॉर्डिंगली लेना था। तो एग्जिस्टिंग अगर वर्ड आ जाए एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, तो ये किस चीज की इंडिकेशन होगी कि ये पहले से लोन पड़ा हुआ है, और पहले से अगर लोन पड़ा है कुछ पैसे वहां से यूज हुए हैं, तो फिर ये जर्नल बोरिंग कंसिडर होंगे। स्पेसिफिक लोन किसे कहते हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए लिया हो, लेकिन अगर पहले से मौजूद लोन है और उसमें से तो पैसे लिए तो फिर ये जर्नल हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग वर्ड को भी जरा इकट्ठा कर लें, तो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस मींस एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन व्हिच मींस एग्जिस्टिंग जर्नल पर्पस हो, तो लिखना जरा ब्रैकेट में चाइल्ड में लिखो, दिस एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, ये फिर कोई जर्नल लोन होगा, ठीक है। बहरहाल इस क्वेश्चन में मैं काफी सारी चीजें ऐसी बताऊंगा, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगी तो आप लोग मेरे खुद से फिर फाइनली बताइएगा। बाकी सेंटेंस आप दोबारा पूरा करें, वो कहते हैं कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक, देन एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर was 60 million and markup charged by the bank for the year was 9 million। अब मार्कअप वर्ड तो यूज होता है, लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस मार्कअप सिंपली मींस इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो ये जो 60 मिलियन है और 9 मिलियन है, तो खुद से पढ़े ये क्या गिवन है, नहीं डिफरेंशिएट करें, 60 मिलियन क्या बताया उसने, हाँ जी लोन का बैलेंस बता रहा है, पूरा साल ऑन एवरेज लोन कितना रहा 60 मिलियन, और 9 मिलियन क्या बता रहा है, इंटरेस्ट की अमाउंट बता रहा है, फॉर द ईयर इंटरेस्ट की अमाउंट बता रहा है। अब पॉइंट नंबर 3 में जो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस है, जनरल बोरिंग है, ऐसे फिर जनरल बोरिंग्स में आपको रेट चाहिए होता है, सर जी रेट चाहिए होता है, और रेट अगर डायरेक्टली गिवन ना हो तो फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इस रेट की बात कर रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन रेट, तो कैपिटलाइजेशन रेट का फिर फॉर्मूला क्या होता है, ढूंढ के कहीं बताएं, ढूंढ के कहीं जरा सही वर्ड जरा रिवाइज करना जरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जरा वर्ड्स ढूंढे, पीछे बुक में जाए, नहीं ये पीछे बुक में जरा, बुक में से ढूंढ के जरा क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जनरल बोरिंग्स की डिस्कशन हुई थी, पेज नंबर बताइए जरा उसका, पेज नंबर 81 में कहीं ढूंढना जरा। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड लेनी होती है, बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड लेनी होती है, और डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग लेनी होती है। इसको हमने अप्लाई भी किया था जरा क्वेश्चन नंबर, वैसे तो 3-4 में भी किया था, 5 में एक मिनट आएगा, नहीं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह डाटा यहाँ आया ना, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी जरा डाटा ढूंढिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 83 में जरा क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ एंड हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स ऊपर एक पैराग्राफ ढूंढना जरा, वहाँ आपने अपने हाथ से शायद एक वर्किंग की हो, है कहीं पेज नंबर 83 कहीं है सर, उसमें ढूंढने जरा, रिक्वायरमेंट्स ऊपर जो एक पैराग्राफ है, 20 मिलियन पढ़े जरा, पढ़ के बताएं क्या है ये, नहीं जरा एग्जैक्टली बेटा जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे ना वही पढ़ना है, उन्हीं को फिर देख लेंगे। जर्नल लोन आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम ड्यूरिंग द ईयर एवरेज, तो ये 20 मिलियन जनरल लोन की अमाउंट थी, मिल गई सबको, और ये 2.6 मिलियन 26 लाख रुपया क्या दिया हुआ, इन लोन्स पे जो इंटरेस्ट इनकर हुआ हुआ था वो दिया हुआ, हमने यहाँ वर्किंग की होगी, एक वर्किंग की होगी आप लोगों ने यहाँ, या अगर यहाँ नहीं लिखी रजिस्टर में ढूंढा, कैसे यहाँ रेट निकाला होगा, 26 लाख उठाया था, ढूंढे करने,
इसका आंसर ढूंढे। 26 लाख का नाम बताएं। बोरिंग कॉस्ट इनकम दी आपने 26 लाख और डिवाइड बाय क्या किया, एवरेज वेटेड एवरेज बैलेंस 20 मिलियन, तो 13% शायद रेट आया था। बिल्कुल उसी तरह से शायद यहाँ वर्ड्स हैं। आया जरा यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ कितना एवरेज बैलेंस दिया हुआ 60 मिलियन और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, तो बताएं यहाँ वर्किंग कैसे करो। 9 का नाम बताएं, इंटरेस्ट इंकर्ड, मार्कअप इंटरेस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय 60 मिलियन का नाम बताएं, वेटेड एवरेज बैलेंस फॉर द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया मैंने, ताकि आंसर पॉइंट्स में की बजाय परसेंटेज में आ जाए। तो 15% क्या बन गया फाइनली, इस लोन का रेट बन गया जो जनरल बोरिंग्स होने की वजह से फिर कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। तो ये इधर ही वर्किंग लिखेगा अपने पास एक पॉइंट नंबर 3 के साथ। जो चीजें मैंने काइंडली बुक पे लिखने को कही है वो काइंडली इसी पे लिखेगा। ये अगले क्वेश्चंस में जाते हुए मैंने पिछले क्वेश्चंस में वर्किंग्स दिखानी है आपको। 9 डिवाइड बाय 60 into 100 is equal to 15% पर एनम रेट निकला इस एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस का। एनी कंफ्यूजन बहरहाल जान स्टूडेंट्स जी, जो लास्ट टाइम में हजरात हैं ओके प्लीज। जी रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़े, क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, दोबारा ध्यान में लें क्या क्या निकालना है, क्या क्या चाहिए होगा हमें। एक्सपेंडिचर्स चाहिए होंगे, ऐसे ही सर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग करनी है। अच्छा फिर एक रिक्वायरमेंट बी भी है, रजिस्टर खोलें, ये फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ दें जरा, क्वेश्चन में ज्यादा फिगर्स हैं। रिक्वायरमेंट बी में भी हमें शायद एक पेज चाहिए होगा, तो वर्किंग्स में जरा इकट्ठे हो। फर्स्ट 2 पेजेस का मतलब एक पूरा पेज आगे पीछे साइड जो है, एक पेज जिसके आगे पीछे साइड छोड़ दो और थर्ड पेज पे आ जाए वर्किंग की हेडिंग खुला खुला क्वेश्चन कीजिएगा। तकरीबन सारे अब जो बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में इंशाल्लाह फाइनल करते हैं। अपना क्वेश्चन देख के बताएं, एक एक बात जो मैं यहाँ से ऑनवर्ड्स करूंगा आपने बहुत ध्यान से सुननी भी है और अप्लाई भी करनी है, कैलकुलेटर्स पकड़ने, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश भी करनी है मैक्सिमम। अच्छा इस क्वेश्चन में अब 3 पॉइंट्स ऊपर है, क्वेश्चन देखिए और 3 नीचे हैं, तो ये भी मैं जरा स्पेसिफाई करूंगा कि कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली सब कुछ पढ़ना है मेरे साथ साथ। तो नीचे वाले 3 पॉइंट्स देख के बताएं कितने सोर्सेज हैं इस क्वेश्चन में, 3 हो जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था जब एक से ज्यादा सोर्सेज हो जाए तो बिफोर द क्वेश्चन आप पहले डिटेल ऑफ पेमेंट्स की एक वर्किंग करें। तो वर्किंग्स में जो मैं आया हूँ इसमें क्या करना हमने, डिटेल ऑफ पेमेंट्स डेट वाइज अरेंज करनी, तो हेडिंग लिखें डिटेल ऑफ पेमेंट्स। अब इसमें कुछ कॉलम्स हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी बन सकते हैं और समटाइम अगर जरूरत ना हो तो शायद कम भी कॉलम हो सकेंगे। तो मुझे जरा इस क्वेश्चन के मुताबिक कुछ वर्किंग्स करनी है आपसे। तो 1 सेकेंड में कितने कॉलम बना रहा हूँ ये आप पहले देखेंगे तभी आप सही बना सकेंगे। तो आप जरा स्टार्ट करें, आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुली याद होगा क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था। सबसे पहले तो डेट आ गई, देन फिर पर्टिकुलर्स मींस इन डेट्स पे जो जो काम हुआ है उसकी हम इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। देन उसके बाद मैंने अमाउंट लिखी थी, लेकिन अपना क्वेश्चन देखें ऊपर वाले पहले 3 पॉइंट्स हैं, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कुछ एडवांस पेमेंट्स भी हैं, फिर रिटेंशन मनीज भी डिडक्ट होनी है। तो यहाँ अमाउंट के साथ साथ फिर एक नेट अमाउंट का कॉलम भी मैं बना रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर में यूं नहीं बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल निकाल के देखा था, तो वहां कोई रिटेंशन मनी का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, एडवांस का जिक्र नहीं था। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐड भी इसमें हो सकता है और अगर कभी जरूरत ना हो तो शायद वो डिलीट भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉलम बना रहा हूँ कि रीजन भी बता रहा हूँ, इसलिए पहले सुन लीजिएगा। देन फिर उसके बाद अब नेट का मतलब वो मैं वर्किंग करके बताता हूँ, क्योंकि बिल की अमाउंट जरा ढूंढने, एक सेकंड, एक दरम्यान में टेबल है क्वेश्चन के, बिलों की अमाउंट कितनी है, तो ये पहले बिल की अमाउंट बताया था
पहले बिल की अमाउंट 20 मिलियन है, लेकिन सॉरी 30 मिलियन है, लेकिन जरा नीचे ऊपर जाके पॉइंट नंबर 2 पढ़े जरा, वो पूरा बिल 30 मिलियन पे नहीं होना, उसमें से रिटेंशन मनी कट जानी है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर नेट पेमेंट हम निकाल लेंगे। इवन बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी 10% एडवांस भी एडजस्ट होना, तो नेट पेमेंट का मतलब ये होगा कि बिल की अमाउंट हम अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे, और उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कितनी हो रही है वो फिर हम नेट अमाउंट में लिख लेंगे, और फिर फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि ये जो नेट पेमेंट है वो ओन फंड्स में से हुई है या बोलें स्पेसिफिक से हुई है या जनरल से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फंड्स कहाँ से अवेलेबल है, तो फंड्स फ्रॉम 3 सोर्सेज हैं, तो उसकी मैंने आखिरी 3 कॉलम्स की कंबाइंड हेडिंग बना रहा हूँ, तो उसमें पे राइट शेयर मींस ओन फंड्स, देन दूसरा बैंक लोन स्पेसिफिक, और फाइनली फिर जो रनिंग फाइनेंस है वो फिर जनरल। बाकी डेफिनेटली भी मैं फिगर्स लिख के दिखाऊंगा, यहाँ तक इस तरह कॉलम्स बना लो। अब ये कॉलम्स को ऐसे रट्टा नहीं लगाया जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कॉलम्स हमें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको घर से कहा है वो कंपलसरी है, कीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर गलतियां होंगी तो तभी इंप्रूवमेंट होगी, तो कंपलसरी है काइंडली जब भी मैं क्वेश्चन घर के लिए दूं उसे जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको भी अपनी मिस्टेक्स का आइडिया हो। तो यहाँ तक बना लें, फिर उसके बाद फिर मैं शुरू कीजिएगा, फॉर्मेट कंप्लीट करें। जगह बन जाएगी बनाने। जी वकार साहब, ये तीन जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं उसके पॉइंट्स के ऊपर ये लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे राइट शेयर्स के लिए से भी आए हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे बैंक लोन से भी आए हैं, और इसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे कुछ हमने एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस से भी लिए हैं। तो राइट शेयर्स के पैसे स्पेसिफिक है, लेकिन वो बोरिंग नहीं है, इसलिए वो स्पेसिफिक बोरिंग्स के ऐसे बोरिंग से कॉलम में नहीं है। बैंक लोन इसीलिए लिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस है वो पहले से मौजूद था, उसमें से भी कुछ पैसे नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसके साथ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उससे ऊपर जो एक लाइन लिखी हुई है द प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, वहां से फिर इंडिकेशन हो रही है। ठीक है प्रकाश साहब, जी नोट कर ली। चले सर जी, इस वक्त ये टेबल बनाते हुए अभी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की वर्किंग नहीं हो रही। हमने देखा इस टेबल में ये है कि किन किन डेट्स पे कितने कितने पैसे किस सोर्स से पे हुए। तो क्वेश्चन सारा हमारे सामने, आए स्टार्ट आप करवाएं ढूंढने की। सीरियस है, बस सीरियस इश्यूज हैं, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं पता चलेगा। तो यकीनन जहां मैंने बताना वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन जहां आप बता सकते हैं वो जरूर कोशिश करें। फर्स्ट पेमेंट नहीं बेटा, फर्स्ट पेमेंट एडवांस में ही होनी है। पॉइंट नंबर 1 ऊपर पड़े, पहली पेमेंट 1 जुलाई 2009 लिखें, एडवांस में कुछ पेमेंट होनी है। ऐसे ही है सर, एडवांस में पेमेंट होनी है, कितने पैसे देने एडवांस में? 10%। ऐसे ही है, 10% किसका? 100 मिलियन का, तो कितने पैसे देने हैं? 10 मिलियन। ऐसे ही है सर, क्या इस 10 मिलियन से भी रिटेंशन मनी कटनी है? दोबारा पॉइंट नंबर 2 नीचे पढ़े, रिटेंशन मनी कहाँ से कटनी है? वो तो बिलों से कटनी है, तो ये अमाउंट नेट भी 10 ही होगी। अच्छा, मिलियंस में वर्किंग कर लें, मिलियंस में वर्किंग कर लें, तो रुपीज इन मिलियंस की हेडिंग लिखें। डाटा अगर क्वेश्चन का मिलियंस में हो तो पहले मिलियंस में करें, रुपीज में हो तो रुपीज में करें, थाउजेंड में हो तो थाउजेंड में करें, अकॉर्डिंगली टाइम सेव होना चाहिए। अब मिलियंस कैसे जीरो लगाने से टाइम वेस्टिंग है। पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा दिया था कि वहां मिलियंस में हम
कहीं फंस ना जाए, लेकिन अब मेरा ख्याल है मिलियंस में फंस भी जाए तो हमें बाहर निकलना होगा, तो इंशाल्लाह बगैर फंसे बाहर निकलते हैं जी। 10 मिलियन डन है सर। अब आए हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑन फंड्स भी हैं, स्पेसिफिक भी हैं, जनरल भी हैं। ये हमने तीन उनके अब राइट शेयर्स को वगैरह को हमने नाम दिए दे दिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ये सिचुएशन एक डिस्कस हुई थी, अगर देखना तो दोबारा देख लीजिएगा, 2 पैराग्राफ्स हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 से पहले। अगर किसी एक डेट पे एक से ज्यादा सोर्सेस से फंड्स अवेलेबल हो, कहीं ढूंढने जरा क्वेश्चन नंबर 8 से पिछला पेज कौन सा? नहीं क्वेश्चन बुक देखनी है, पेज नंबर 85 के एंड पे जाएंगे। अगर किसी एक डेट पे एक से ज्यादा सोर्सेस से फंड्स अवेलेबल हो तो पहले क्या अज्यूम होता है? ऑन फंड्स, फिर स्पेसिफिक, और फिर अगर नहीं है तो जनरल। और नेक्स्ट पेज पे भी जाए। सिमिलरली अगर कोई लोन रीपेमेंट हो रही है, लोन रीपेमेंट लॉन्ग विद इंटरेस्ट हो रही है, तो उसका भी सीक्वेंस यही होगा कि सबसे पहले ऑन फंड्स, देन फिर स्पेसिफिक एंड देन जनरल। अब आए अपने क्वेश्चन पे, और नीचे वाले 3 पैराग्राफ में यकीनन किसी एक डेट पे अगर एक से ज्यादा फंड्स के पैसे हो फिर तो ऑन, स्पेसिफिक और जनरल है। लेकिन ये पेमेंट जब 1 जुलाई को हो रही है तो नीचे वाले जो 3 पॉइंट्स उनमें पॉइंट नंबर 1 पढ़े, राइट शेयर्स के पैसे आए किस दिन है? फुल कंसंट्रेट 1 सितंबर। तो 1 जुलाई पे ये पैसे अवेलेबल ही नहीं थे। सेकंड पैराग्राफ में जाए, बैंक लोन वाले पैसे कब आए हैं? 1 दिसंबर। तो ना क्या अवेलेबल है इस दिन, ना क्या अवेलेबल है, ना राइट शेयर्स मींस ओन फंड्स अवेलेबल है, ना स्पेसिफिक फंड्स अवेलेबल है। तो फिर ये पेमेंट कहां से ही हुई होगी? एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस से ही हुई होगी। मैंने तो कहा था सबसे पहले ओन फंड्स होते हैं। वो कब अगर इस डेट पे ओन भी होते, स्पेसिफिक भी होते और जनरल भी होते तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले ओन से वर्किंग करते। लेकिन इस डेट पे ना कौन से हैं, ना कौन से हैं, ना ओन है ना स्पेसिफिक लोन के पैसे हैं, फिर कहां से ही पेमेंट हुई होगी? तो मैंने ये 10 किस किस को छोड़ के कहा क्यों लिखा है? ओन्ड और स्पेसिफिक को छोड़ के जनरल में इसलिए लिखा है क्योंकि इस दिन स्पेसिफिक फंड्स और राइट शेयर्स के पैसे मौजूद ही नहीं थे जब 1 जुलाई को पेमेंट हुई है। डन है प्लीज? तो ये मैं जो भी वर्किंग करूंगा, जैसे कर रहा हूँ, इसको साथ साथ मेरे करना समझना प्लीज इंपॉर्टेंट है। एनी कंफ्यूजन? लिखे इकट्ठे हो, नेक्स्ट डेट बताने की कोशिश करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ऊपर वाले पॉइंट नंबर 3 में जाए, बिल आने फिर क्वार्टरली, और नीचे टेबल में पहला बिल कब आना है? 30 सितंबर। लेकिन बेटा हम इस टेबल में पेमेंट्स की डिटेल बना रहे हैं, तो मैं 30 सितंबर की डेट नहीं लिखूंगा, मैं 15 अक्टूबर क्यों लिखूंगा? पेमेंट का एंगल हमने देखा, पेमेंट ऑन 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 30 सितंबर की जगह 15 अक्टूबर लिखना। डेट ऑफ पेमेंट्स काइंडली यहां स्पेसिफाई करनी है, प्लीज क्लियर? इस दिन हुआ क्या? फर्स्ट पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट बिल कर रहे हैं, फर्स्ट बिल पेमेंट। नहीं एक सेकंड, बाकी बाकी मेरे साथ आगे आगे नहीं, यहाँ तक इकट्ठे हैं सर। बिल की अमाउंट बताया 30 मिलियन। नहीं नहीं ना 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 ना, बस साथ 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 एक करवा दें, बाकी आपका एक लाइन मुझे और करवा दें, बाकी इंशाल्लाह रिपीट होना है। 30 मिलियन बिल की अमाउंट है, लेकिन क्या 30 मिलियन 15 अक्टूबर पे एज इट इज पे हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मसला हुआ है? पहले आपने करवाना ना, पहले आपने करवाना, 2 काम हुए, 2 मैं बताता हूँ, तीसरा कौन सा बीच में आ गया। वह ये है, पहले जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसको समझना आपको। फर्स्ट बिल की अमाउंट है 30 मिलियन। अब एक सेकंड के लिए आप फर्स्ट पैराग्राफ में जाओ, ऊपर जो पॉइंट 1 ऊपर वाला पॉइंट 1, ये काइंडली सब लोग जाए, मैं कभी ऊपर लेके जाना कभी नीचे, अभी तक कोई भी नहीं वहां तक पहुंचा, दरमियान में घूम गए। ऊपर वाला पॉइंट नंबर 1 पढ़े, ये जो 10 मिलियन एडवांस बेटा देना था, इससे अगला सेंटेंस पढ़े, इस एडवांस ने फिर एडजस्ट भी होना। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? इस एडवांस ने एडजस्ट होना किस में से?
जरा एज इट इज सेंटेंस पढ़े पूरा। The advance paid would be adjusted at 10% of the quarterly progress bill। अब देखिए 30 मिलियन का बिल आया, हम 10 मिलियन ऑलरेडी एडवांस के तौर पे दे चुके हैं, तो उस एडवांस को बिलों में से एडजस्ट करना, उस एडवांस को बिलों में से एडजस्ट करना, और कितना कितना करना, 10% ऑफ द बिल, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ द प्रोग्रेस बिल। मतलब इसका ये हुआ 30 मिलियन में से, नहीं एक मिनट, 30 मिलियन में से 10% कितना बनेगा, 3 मिलियन। ये क्यों नहीं देना, नहीं सही वर्ड, ये ऑलरेडी दिया कितना हुआ, 10 दिया, उस अब जो 10 है उसने फिर बिलों का 10% करके एडजस्ट होना। ये बात समझ आ रही है प्लीज, क्या समझ आ रही है? वो पहले दे दिया, बिल्कुल सही वर्ड है, 10 मिलियन पहले से दे दिया, अब उस एडवांस को हमने बिलों में से काटना है, और बिलों में से कितना कितना काटना है, एडवांस का 10%, नहीं ये सेंटेंस सही पड़ेगा, किसका 10%, 10 मिलियन का 10% करो या बिल का 10%, बिल का 10% क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 10% ऑफ व्हाट, 3 मिलियन का 10%, 30 मिलियन का 10%, 3 मिलियन। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, ये इस वक्त नहीं देना, ये ऑलरेडी कब दिया हुआ है, ये एडवांस में दिया हुआ है, अब उसमें से एडजस्टमेंट होगी। तो एक तो ये एडवांस की एडजस्टमेंट हुई है। अब आए पॉइंट नंबर 2 में, 5% किसका, हाँ ये भी बिल का, तो कैलकुलेट करें जरा, 5% रिटेंशन मनी कितनी बनेगी, 1.5। इसका क्या करूं, 1.5 प्लस करना है माइनस करना है, ये क्यों माइनस करना है, नहीं सोच के सही, ये फिलहाल नहीं देना, ये कब देना है क्वेश्चन पढ़ के बताएं, जब कंप्लीशन हो जाएगी तो साल बाद इंशाल्लाह दे देंगे, तो फिलहाल ये नहीं, दे देंगे इंशाल्लाह जब कंप्लीशन के बाद साल गुजर जाएगा। तो 3 मिलियन क्यों लेस किया है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और 1.5 मिलियन क्यों लेस किया है, ये बाद में देना, ये बाद में इंशाल्लाह देंगे। तो फिलहाल कैलकुलेट करें कितना इस वक्त देंगे, 25.5 मिलियन। नेट पेमेंट ये होगी, बिल है कितने का, लेकिन नेट पेमेंट इस दिन कितने की होगी, सब कुछ ओके है, 25.5 मिलियन ओके है। अब आप लोग इस तरह करें, टेबल के नीचे भी जगह आपको काफी चाहिए, टेबल के नीचे जगह भी छोड़ दें आप, मेरा ख्याल हाफ पेज रख लें, खुला कीजिएगा, एक लाइन छोड़ के कीजिएगा, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पेज छोड़ दें, और वहां नीचे आके एक वर्किंग करें। ये जो मैंने वर्किंग आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे की है, आप लोग टेबल के लिए जगह छोड़ें, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सफा थोड़ा सा बच गया तो कुछ इसका सोचेंगे बाद में। तो फिलहाल काइंडली खुला कीजिएगा, स्पेस रखें, नीचे टेबल में भी जाना है, आगे 4 5 6 पेमेंट्स और आनी है, कोई नहीं, एक्स्ट्रा कोई बच जाएगी जगह, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बीच में इकट्ठा ना कर दीजिएगा, और इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, वर्किंग 1 सॉर्ट ऑफ कह लें इसे, या वर्किंग 2 कह लें, वर्किंग 1 तो ऊपर होगी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर, ये बेटा 30 मिलियन का 10% है, मेरा ख्याल 3 मिलियन बनेगा, तो 3 मिलियन है और 1.5 मिलियन है, बहरहाल वर्किंग करके रखें आप, अगर किसी फिगर में या किसी चीज में कोई कंफ्यूजन रह गई तो बता दें। नहीं बेटा मेरे ख्याल वहाँ अजम्पशन कुछ नहीं है, पॉइंट नंबर 1 जो नीचे है उसमें तो पैसे आए ही 1 सितंबर पे हैं, और पॉइंट नंबर 2 में जो बैंक लोन वाले पैसे हैं वो आ ही 1 दिसंबर को लें, तो 1 जुलाई को आप ना तो राइट शेयर्स के पैसे यूज कर सकते हैं ना स्पेसिफिक वाले, तो फिर वही सोर्स और हमारे पास अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग क्योंकि है, तो इसलिए एग्जिस्टिंग की वजह से पहले से वही चल रहा था, फिर उसी में से पैसे दिए। अगर किसी डेट पे ये सारे सोर्स होते
तो यकीनन फिर सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन इस वक्त कोई सोर्स है ही नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर यही अवेलेबल है एग्जिस्टिंग। ठीक जी, वर्किंग क्लियर होगी प्लीज? वर्किंग क्लियर है सर? चले आए जरा, इसको टेबल में कैसे यूज करना है लिखने दे मुझे जरा। नेट में अमाउंट की कॉलम कितनी फिगर आ गई? अब इसका एक ब्रेकअप करवाना है आपने। नहीं नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे, एक करवा दे, बाकी फिर इंशाल्लाह सारे आपने खुद ही करना। अब 25.5 मिलियन की जो पेमेंट है, 30 की है, 25.5 की, ये किस दिन है? 15 अक्टूबर है। अब दोबारा नीचे वाले सोर्सेज में आएंगे, क्या 15 अक्टूबर वाले दिन राइट शेयर्स के फंड्स अब अवेलेबल हैं? तो 1 सितंबर को अवेलेबल हो गए होंगे, तो 15 अक्टूबर वाले दिन राइट शेयर्स के पैसे अवेलेबल हैं, लेकिन काइंडली रिकॉर्ड से देखें राइट शेयर्स के फंड्स हैं कितने? 15। पेमेंट कितनी हो रही है? तो डेफिनेटली 15 मिलियन तो पहले कौन सा यूज हुआ? राइट शेयर्स का। लेकिन कैलकुलेट करें और कितने चाहिए पैसे? 10.5 मिलियन और पैसे इस्तेमाल हुए इस दिन। तो नीचे बैंक लोन में है, मेरा ख्याल बैंक लोन यूज हुआ है। बैंक लोन क्यों नहीं यूज हो सकता इस दिन? उसके पैसे ही 1 दिसंबर को आए, 15 अक्टूबर के अवेलेबल नहीं है। राइट शेयर्स के पैसे तो सितंबर में आ गए थे, लेकिन वो सिर्फ 15 मिलियन थे, यकीनन पहले वही यूज हुए होंगे। लेकिन 10.5 मिलियन जो फर्दर पैसे हैं वो बैंक लोन में से यूज होने थे अगर वो अवेलेबल होता। बैंक लोन अवेलेबल हुआ 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर तो अभी बाद में आनी है डेट, तो बाकी जो 10.5 मिलियन है फिर कहाँ से ही यूज हुआ होगा? मेरी बात को समझ आ रही है? 15 अक्टूबर वाले दिन राइट शेयर्स के पैसे भी हैं और जर्नल के भी हैं, स्पेसिफिक के हैं ही नहीं। तो इन दोनों में से पहले किसके? राइट शेयर्स के। और राइट शेयर्स के लेकिन क्योंकि पैसे कम अवेलेबल हैं, तो बैलेंसिंग फिगर फिर जर्नल फंड्स में से यूज हुई होगी। ब्रेकअप क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, ट्राई ट्राई ट्राई, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट। सेकंड बिल किस दिन आया? सेकंड बिल 31 दिसंबर को है। वंस अगेन पेमेंट डेट 15 जनवरी बनेगी। तो ये तो बेटा बात ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाए ना, तो नीचे वाला पैराग्राफ 2 में आएगा, नीचे वाले 2 पैराग्राफ, इसमें ना एक लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी बीच में है, तो वो शायद डेट पहले आ जाएगी। मिल जाएगा नहीं? जरा ढूंढे नीचे जो पॉइंट नंबर 2, इसमें एक लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये बैंक ने किस दिन काटे हैं? ये उसी दिन काटे हैं जिस वक्त डिसबर्समेंट लोन की हुई है। तो लोन बैंक ने कब डिसबर्स किया है? 1 दिसंबर। तो सेकंड बिल की पेमेंट डेट आएगी जाके 15 जनवरी, सेकंड बिल की पेमेंट डेट। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 1 दिसंबर वाली डेट पे एक लोन प्रोसेसिंग चार्जेस की पेमेंट हुई होगी। बिल्कुल उसी तरह से, जरा एक सेकंड रजिस्टर में ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल ऑफ पेमेंट्स का टेबल निकाला, डिटेल ऑफ पेमेंट्स निकाला, उसमें कोई अरेंजमेंट फी लिखी थी कहीं? लेकिन वो शायद शुरू में ही थी, यहाँ लोन शुरू में नहीं है, यहाँ बाद में आ रहा है। तो 1 दिसंबर वाली डेट पे अरेंजमेंट फी की जगह लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के वर्ड से एक पेमेंट बनती है। आज मेरा कल डिटेल में जरा बात हो जाएगी, कोई बाद में फिर कंफ्यूज ना कर दे। फर्स्ट, ये समझ आ गया क्या कर रहा हूँ? किसकी पेमेंट हो रही है इसे? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वही वर्ड लिखे जो लिखे मैं क्वेश्चन में, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। मैं भी ठीक कर लेता हूँ। ये लोन प्रोसेसिंग चार्ज कितने हैं? अब मिलियंस में चल रहा है सब कुछ, 0.5 मिलियन, इसमें से भी कोई टेंशन कटनी, वो तो बिलों से कटनी है, तो ये 0.5 मिलियन नेट एज इट इज आ गया। ये अब आप डिसीजन नहीं है किस कॉलम में लिखें। नहीं, मेरा ख्याल ये क्वेश्चन में बताया भी हुआ, ये खास साफ बताया हुआ। ये सेंटेंस पढ़े जरा, ये बैंक ने बल्कि शायद काट के ही दिए हैं, ये सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें जरा सही, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वाले की। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वर डिडक्टेड बाय बैंक, इसने पैसे काट के ही दिए हैं। शायद हमें 25 मिलियन मिलने की बजाय मिला ही 24.5 मिलियन है,
तो ये तो सीधा ही शायद क्वेश्चन में बताया हुआ है कहां से कटा है, स्पेसिफिक में से ही कटा है। सब क्लियर है प्लीज? वाई मैंने सबको छोड़ के यहां तक लिखा है? राइट शेयर्स को है भी नहीं इसमें, राइट शेयर्स है भी नहीं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बाहर बताया भी हुआ है कि जिस बैंक लोन की अमाउंट हमें बैंक से मिली है उसमें से बैंक ने एज इट इज डिडक्ट करके ही पैसे दिए। डन है प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चले अब आप रिलैक्स हैं, करें और वर्किंग। कौन सी डेट? 15 जनवरी। अब लेकिन नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2010 सेकंड बिल, इसकी तरह वर्किंग खुद करेंगे। सेकंड बिल की अमाउंट बस मुझे बता दो 20। हाँ जी, इसकी नेट पेमेंट कैलकुलेट कर लिख के कीजिएगा नीचे जहां वर्किंग की आपने। सेकंड बिल कोई मसला नहीं है, एक्सप्लेन करें। सेकंड बिल में से डिडक्शंस करें, क्वार्टरली बिलों में से कटना है इसमें। पहले अगर कोई लिख रहा है टेबल में से लिखना, आप वरना इंडिविजुअली वर्किंग करना नेट पेमेंट। सिंपल हो जाएगी, वैसे वर्किंग रिपीट होगी। सेकंड बिल है कितने का? 20 मिलियन। 10% एडवांस मींस 2 मिलियन। 5% रिटेंशन मनी मींस, ऐसे ही नहीं है? बिल बिल में से कटने, बिल अमाउंट में से 5% और 10%, क्वार्टरली बिल 17 मिलियन बन जाएगा नेट पेमेंट। जी इसको लिखे नेट पेमेंट, इसका डिसीजन भी लें जरा, कोशिश करें तो इंडिविजुअली। स्पेसिफिक में से कितना, ओड में से कितना, जनरल में से कितना, लेने दे सबको डिसीजन लेने दे अपना। जी 17 मिलियन की वर्किंग क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? जी मेरा तो ख्याल राइट शेयर से ही है, और शायद सबसे पहले ओन फंड यार। क्या इशू है, क्या इशू है? अवेलेबल ही नहीं है, खत्म हो गए किस दिन? फर्स्ट पेमेंट वाले दिन ही खत्म हो गए फर्स्ट बिल की। क्या स्पेसिफिक फंड्स अवेलेबल है? कब अवेलेबल हुए थे, जरा डेट बताएं। 1 दिसंबर को अवेलेबल हो गए थे, पहली दफा उनमें से यूटिलाइज हुए हैं 17 मिलियन 15 जनवरी को, जो रिमेनिंग रह गए थे 0.5 के बाद। क्या सारी पेमेंट स्पेसिफिक से हो सकती है? कैलकुलेटर पकड़े, अभी भी बताएं कितने बचे हुए? 7.5 कैसे, 8 बचे हुए यार, 8 बचे हुए, 7.5 बचे हुए। 25 में से 0.5 तो वैसे कट गया था, तो 24.5 में से 17 लेस करके 7.5 अभी बचा हुआ है, जो नेक्स्ट पेमेंट के वक्त याद रखना। जर्नल में से कितना यूज हुआ है, इस दिन कोई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। स्पेसिफिक फंड्स अवेलेबल है, सफिशिएंटली अवेलेबल है। एनी कंफ्यूजन? ब्रेकअप ओके है? नेक्स्ट डेट्स है, कर दें मत कर दें? 15 अप्रैल की सारी वर्किंग खुद से करें। जी ठीक है, 8.5 का ब्रेकअप करने की कोशिश करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है।
ये वर्किंग बहरहाल एक्सप्लेन कर लीजिएगा, इसकी जरूरत भी शायद पड़े हमें। ये वर्किंग एक्सप्लेन हुई होनी चाहिए। बनता जी नेट 8.5 ओके। इसका ब्रेकअप बनाएगी टेबल में। 7.5 कहां से, और सारे स्पेसिफिक में से खत्म कर दो यार, क्या हो गया? क्यों नहीं हो सकता? अवेलेबल है 7.5 मिलियन का कैश, तो 7.5 मिलियन स्पेसिफिक से हो जाएगा और 1 मिलियन जनरल से। राइट शेयर्स के पैसे तो फर्स्ट पेमेंट पे ही खत्म हो गए हुए हैं। आई होप कि कुछ सेंस समझ आ गई है, लेकिन इस सेंस को आपने जरूर घर जाके क्वेश्चन नंबर 9 पे अप्लाई करना है, रिवाइज करने के बाद अप्लाई भी करना है। रिवाइज तो हम रोज ही करते हैं। रिवाइज 1 दिसंबर पे बेटा एक लोन हमने लिया था, पॉइंट नीचे वाला जो पॉइंट नंबर 2 है, 1 दिसंबर पे जो आपने एक लोन लिया था, उस लोन के प्रोसेसिंग चार्जेस पे हुए हैं 0.5 मिलियन। जब बैंक ने पैसे दिए उस वक्त 0.5 मिलियन नॉन प्रोसेसिंग चार्जेस काट रहे हैं, तो ये उसकी पेमेंट आ रही है। ठीक है, चले सर, ये टेबल थोड़ा सा रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है अब सफिशिएंट टाइम नहीं, इसमें 1-2 बातें मेरी और रहती हैं। ये इंशाल्लाह कल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज घर जाके अपनी करनी क्या क्या रिवाइज करके क्या करना है, प्लीज 6 और 8 जरूर रिवाइज कीजिएगा और 9 अटेम्प्ट करके आना है, इससे मैक्सिमम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अब छुट्टियों की कोई बात कभी नहीं करनी चाहिए हमें। अल्लाह हाफिज। छुट्टियों की बात करके मुझे कभी भी आपने शर्मिंदा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप छुट्टी नहीं करना चाहते। अल्लाह हाफिज। आपको बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा इन दिनों में। नहीं वो मिल गया, वो मेरे नहीं है, नहीं मेरा ख्याल है कि है। चले दोपहर को दोबारा चेक कर लीजिए, ये मुझे दोपहर को दीजिएगा, या नीचे टेबल पर रख दें, नीचे रूम में, या वहां रख दें, या फिर दोपहर को दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।